नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस अकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो एमसीक्यू की सीरीज हम चला रहे थे। इसका सेट 8 है और यहाँ पे यूपीएससी की सीएससी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में जो पिछले 25 वर्षों के प्रश्न है आए हुए हैं, उन प्रश्नों का अवलोकन यहाँ पे किया जा रहा है और 1995 लेकर 2019 तक के सवाल हैं। अब तक की वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न के। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है कि यदि आपने इतिहास से संबंधित इस एमसीक्यू सीरीज को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है। वहाँ पे सारे जो पार्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सभी के जो एमसीक्यू पिछले 25 वर्षों में पूछे गए वो सारे कवर कर दिए गए, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी उन लेक्चर तक पहुंचा जा सकता है। तो चलिए इस सेट को शुरू करते हैं। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विविध शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, यहाँ पे ऑप्शन है और ये हमको बताना है कि राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विविध शक्ति प्राप्त कर लेती है, इसके लिए एक संकल्प 2016 में सवाल ये पूछा गया। ऑप्शन है लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए, या फिर राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, या फिर राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। तो राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विविध शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया। आंसर इसका डी। आंसर इसका डी। जब राज्यसभा कोई कानून पास करने के संकल्प से जो राज्यसभा होती है उसको कोई कानून पास करने के संकल्प से गुजरना होता है तो राज्यसभा घोषित करता है कि राष्ट्रहित में संसद राज्य सूची के विषय में कानून बनाए, तब संसद उस बात पर कानून बनाने में सक्षम हो जाता है और इस स्थिति में 2/3 लोगों की उपस्थिति और मतदान आवश्यक है, इसलिए आंसर इसका डी। अगला सवाल है निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। 2017 में सवाल पूछा जा चुका है। उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर विश्वास की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे भारत की संविधान की उद्देशिका में जो सन्निविष्ट है वो हम देख लेते हैं। विचार की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और विश्वास की स्वतंत्रता यहाँ पे है। तो जो नहीं है वो है आर्थिक स्वतंत्रता। आंसर इसका बी। आंसर है इसका बी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, अवसर की क्षमता की बात की गई है, किंतु आर्थिक स्वतंत्रता का उसमें कहीं उल्लेख नहीं आया है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे बी, आर्थिक स्वतंत्रता। अगला सवाल है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। इनमें से किस में से प्रतिबिंबित होगा, यह 2017 में सवाल पूछा जा चुका है। उद्देशिका, मूल अधिकार, भारत की नीति के निदेशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से प्रतिबिंबित होता है उद्देशिका के अंतर्गत। आंसर इसका ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका शासन व्यवस्था को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों और लक्ष्यों का मार्गदर्शन करती है और संविधान का यह महत्वपूर्ण अंग उन उद्देश्यों तथा सिद्धांतों को समाहित करता है जिसकी संकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी, और उद्देशिका उन मूलभूत मूल्यों और दर्शनों को परिलक्षित करती जो संविधान का आधार है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ए, उद्देशिका। अगला सवाल है भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है। 2017 में सवाल पूछा जा चुका है। पहला है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, बेगारी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है। तो सही वाले जो उत्तर है हमको चुनना है ऑप्शन के अनुसार, और इसमें से ये बताना है कि भारत के संविधान के में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है। तो भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में जो परिकल्पित है वो है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, बेगारी का निषेध। हाँ, ये सही है। ठीक है, ये कथन सही है। अस्पष्टता का उन्मूलन इसके अंतर्गत नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा भी इसके अंतर्गत नहीं है, और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, हाँ, ये इसके अंतर्गत है। तो यहाँ पे 1 और 4 कथन सही है। तो 1 और 4 कथन वाले ऑप्शन हम देख लेते हैं कि केवल 1, 2 और 4, 2, 3 और 4, केवल 1 और 4 और 1, 2, 3 और 4।
तो यहाँ पे केवल 1 और 4 वाला ऑप्शन यहाँ पर सी है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर इसका सी। मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी तथा कारखानों और खदानों में बच्चों का नियोजन का निषेध शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, और अस्पृश्यता का उन्मूलन समानता के अधिकार के अंतर्गत, तथा अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे सी। 1 और 4 वाले कथन यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 2017 में सवाल पूछा जा चुका है, कौन सा सही है ये हमको बताना है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, या फिर अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, या फिर अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, या फिर अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है। तो यहाँ पे चेक करते हैं इसको। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, तो ये सही नहीं है। ठीक है, ये राज्य के दावे नहीं है। अगला है, अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। अगला है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, हाँ ये सही है। ठीक है, ये वाला सही है। चौथा भी चेक कर लेते हैं, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे सही वाला ऑप्शन यहाँ पे सी, तो उत्तर हो जाएगा इसका सी। राज्य द्वारा नागरिकों को नागरिकों के शोषण रोकना ही भारतीय संविधान के अनुसार अधिकार का दर्शन है, और भारत में अधिकार ना तो नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे है, और ना ही भारतीय संविधान में अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के दावे को अध्यारोपित करता है, अध्यारोपित किया गया है, और संविधान द्वारा विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया है, तो आंसर है इसका सी। राज्य जो अधिकार है राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? 2017 में सवाल पूछा जा चुका है मूल कर्तव्य को विषय में। ठीक है, तो चेक करते हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर हमको लगाना है। तो चलिए इनको देखते हैं। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। मूल कर्तव्यों की बात हो रही है, क्या है सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, इसके लिए विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है। वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, तो ये भी सही नहीं है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर गलत है, तो हम दोनों कथन गलत वाला ऑप्शन देखते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक और ना ही दो, तो आंसर है इसका डी, ना ही एक और ना ही दो, आंसर है डी। मूल कर्तव्य से संबद्ध दोनों वक्तव्य गलत है, और मौलिक कर्तव्यों को विधायी प्रक्रिया द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इन्हें न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित कराने का संविधान में कोई उपबंध नहीं है। ठीक है, आंसर है इसका डी। अगला सवाल है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है, ये हमको बताना। 2017 में सवाल पूछा जा चुका है। पहला है, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। दूसरा है, अधिकार व्यक्तिगत है, अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। तीसरा है, नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। इसके बीच का संबंध हमको बताना है, कर्तव्य के बीच सही संबंध बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला है, अधिकार कर्तव्यों के साथ संबंधित है, हाँ ये सही है, पहला वाला सही है। ठीक है, और दूसरा हम देख लेते हैं। हालांकि इसके बाद तो दूसरे चेक करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हमें चेक कर लेने चाहिए। ठीक है, ताकि जो अन्य ऑप्शन है उसमें कुछ क्लू ना हो। ठीक है, हम श्योर हो कि यही आंसर है इसका। अधिकार व्यक्तिगत है, अतः समाज और कर्तव्य स्वतंत्र है, ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, ये भी गलत है। ठीक है, राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है, ये तीनों ही गलत है, आंसर इसका ए। अधिकार और कर्तव्य के बीच अन्योन्य आश्रय संबंध है, और अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान है। कोई भी अधिकार गैर सामाजिक कर्तव्यों की मान्यता नहीं देता। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का पालन भी अनिवार्य है। राज्य के स्थायित्व के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों ही आवश्यक है। बिना अधिकार के केवल कर्तव्य के राज्य में स्थिरता नहीं आ सकती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है क्या? ए। अगला सवाल है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था? राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में कौन सा जोड़ा गया था, ये हमको बताना। 2017 में सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन है, पुरुष और स्त्री दोनों
के लिए सामान्य कार्य का समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो जो 42वां संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, ठीक है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये जो सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था वो था उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ठीक है, आंसर इसका बी, ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ठीक है। यहाँ पे संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को भी इसके नाम से भी इसको जानते हैं, 42वें संशोधन को, इसको द्वारा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में निम्न सिद्धांत जोड़े गए हैं। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, अनुच्छेद 43A के अंतर्गत ये जोड़ा गया है। और कानूनी व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर के सिद्धांत पर सुलभ हो और राज्य विशिष्टता, आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करे, अनुच्छेद 39A के अंतर्गत ये है। और बच्चों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा प्रदान की जाए, अनुच्छेद 39F के अंतर्गत ये है। और पर्यावरण का संरक्षण हो तथा उसमें सुधार लाया जाए तथा वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा की जाए, अनुच्छेद 48A के अंतर्गत ये है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 2017 में सवाल पूछा जा चुका है। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत ये प्रश्न है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये हमको बताना है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, क्या ये विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं करते। अगला है, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, तो ये ऐसा भी नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही 1 और ना ही 2 सही है। तो हमको ऑप्शन में बताना है कौन सा इसके अनुरूप आएगा। तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2, तो यहाँ पे दोनों ही कथन गलत है। तो यहाँ पे जो हमको उत्तर लिखना है तो वो है आंसर इसका डी, ठीक है, उत्तर है इसका डी। राज्य की नीति के निदेशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु केंद्र व राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करते हैं। इन्हें प्राप्त करके ही भारतीय लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में वह लोकतंत्र बन सकता है जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। इसका प्रयोग सरकार अपनी नीतियों के निर्धारण में करती है और ये विधायिका या कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करते, ठीक है, इसलिए आंसर इसका डी। ये दोनों ही कथन यहाँ पर गलत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है ये हमको बताना है, ठीक है। सही वाले इन दोनों में से बताना। 2018 में सवाल पूछा जा चुका है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। जो 9वीं अनुसूची वो आरक्षण से संबंधित, ठीक है, रिजर्वेशन संबंधित है। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता या कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता। तो पहले हम 9वीं अनुसूची पढ़ लेते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची उसके अंतर्गत जो बातें कही गई है वो हम देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा का संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यह पहली बार था जब संविधान में संशोधन किया गया था। उल्लेखनीय है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त होता है। और ध्यातव्य है कि 9वीं अनुसूची प्रकृति में पूर्वव्यापी रेट्रोस्पेक्टिव है, अर्थात न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी यदि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो वह उस तारीख से संवैधानिक रूप से वैध माना जाएगा। पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में कुल 13 कानून शामिल किए गए थे और जिसके पश्चात विभिन्न संविधान संशोधन किए गए और अब कानूनों की संख्या कितने हो गए? 284।
ठीक है, ये है 9वीं अनुसूची। तो यहाँ पे ये देखते हैं इसके अनुसार जो हमने पढ़ा है अभी, इसके अनुसार हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन से कथन यहाँ पे सही है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, तो ये सही है। ठीक है, ये पहला सही है। दूसरा है 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता, तो ये कथन गलत है। ठीक है, तो ये पहला कथन बस सही है। यहाँ पे पहला कथन वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, नहीं एक नहीं दो, तो यहाँ पे केवल एक आंसर है इसका ए। ठीक है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए। 11 जनवरी 2007 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह फैसला दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है, इसलिए जो दूसरा वाला कथन है वो यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसलिए जो उत्तर है इसका ए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द दीप आईएएस अकेडमी।